Shut up and sit down. चलिए आइए अब हम लोग 5.8 करते हैं साइलेंट फीचर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। हमारा जो संविधान है उसकी क्या मुख्य विशेषताएं हैं, आइए उसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। सो फार यू हैव रेड अबाउट द प्रियम्बल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। अब जो स्टूडेंट हमारे वीडियोस को लाइन से देख रहे हैं वो अभी तक क्या पढ़ चुके हैं, वो जो भारतीय संविधान है, ठीक है, उसकी प्रस्तावना प्रियम्बल को पढ़ चुके हैं। ठीक है, इसके बारे में डिटेल में हम लोग आगे वीडियोस में पढ़े थे। इन द सब्सिक्वेंट पैराग्राफ्स यू आर गोइंग टू रीड अबाउट द साइलेंट फीचर्स of the Indian Constitution which directly and indirectly flow from the preamble, indicating the faith of framers in the ideals, objectives and goals as mentioned in our Constitution. अब जो आप पैराग्राफ पढ़ेंगे, एक एक करके जो पॉइंट्स पढ़ेंगे, उसमें आप देखेंगे कि जो भारतीय संविधान है उसकी मुख्य विशेषताएं क्या क्या है, जो कि प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, जो प्रियम्बल बना, ठीक है, प्रियम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, उससे मिलता जुलता है। ठीक है, वहीं से आया है। और फ्रेमर्स जो संविधान बनाए, ठीक है, वो विचारधारा, उद्देश्य और लक्ष्य, ये सब कुछ हमारे संविधान में लिखा हुआ है। अ रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, देखिए हमारा जो संविधान है वह क्या है, वह एक लिखित संविधान है। जो चीज़ लिखा हुआ है वही चीज़ हम लोग मानते हैं, उसी हिसाब से भारत चलता है। द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज मेनली अ रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। भारतीय संविधान जो है वह एक लिखित संविधान है। अ रिटन कॉन्स्टिट्यूशन इज फ्रेम्ड एट अ गिवन टाइम एंड कम्स इनटू अ फोर्स और इज अडॉप्टेड ऑन अ फिक्स डेट और एज अ डॉक्यूमेंट। अब देखिए, एक लिखित जो संविधान है, जो दस्तावेज के रूप में आती है, ठीक है, इसको एक समय काल में बनाया जाता है, उसके बाद फिर इसको अडॉप्ट किया जाता है या लागू किया जाता है एक तारीख में। आप अगर हमारे वीडियोस को लाइन से देख रहे हैं तो आप पढ़े होंगे कि एक एक तारीख में, जैसे 26 जनवरी 1950 इस दिन हमारा कॉन्स्टिट्यूशन लागू हुआ था। तो ऐसा नहीं है कि उस दिन वह लिखा गया था, यह काफ़ी समय से लिखा जा रहा था, लेकिन उस दिन से यह लागू किया गया। As you have already read that our constitution was framed over a period of 2 years, 11 months and 18 days. It was adopted on 26 November 1949 and enforced on January 26, 1950. हम आगे ये चीज़ बताए थे कि जो हमारा संविधान है उसको लिखने में 2 साल 11 महीना और 18 दिन का समय लगा। ठीक है, 26 नवंबर 1949 में इसको अडॉप्ट किया गया और 26 जनवरी 1950 को यह लागू किया गया। Certain conventions have gradually evolved over a period of time, which has proved useful in the working of the Constitution. अब देखिए, कुछ कन्वेंशंस हुए, ठीक है, जो कि वक्त के साथ साथ जिनका विकास हुआ, जिनमें बदलाव हुआ, और यह हमारे संविधान का जो काम है, जो कार्य है, उसको अच्छा करने में यह सहायक हुए। द ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन इज एन एग्जाम्पल ऑफ अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन। अब देखिए, जो ब्रिटिशर्स, जो अंग्रेजों का संविधान था, वह अलिखित संविधान था। इट इज टू बी नोटेड दो दैट अ रिटन कॉन्स्टिट्यूशन इज मेनली एन enacted document that could be bodies or institution which may not be included in the constitution but form an important part of governance. अब यह चीज आपको ध्यान देना होगा कि जो एक लिखित दस्तावेज, जो एक संविधान है, वह क्या एक डॉक्यूमेंट की तरह है। ठीक है, वहाँ लिखा हुआ है जिसमें हर एक परिस्थिति पे किस तरह से काम होगा, वो है। अब यह कुछ लोगों का समूह हो सकता है या उसमें कुछ संस्थाएं हो सकती हैं, ठीक है, या नहीं भी हो सकती हैं, लेकिन यह हमारे सरकार को चलाने के लिए, हमारे देश को चलाने के लिए संविधान बहुत ही महत्वपूर्ण है। इन इंडियन कॉन्टेक्स्ट वन कैन मेंशन द प्लानिंग कमीशन। अब भारत की अगर बात की जाए तो यहाँ पे प्लानिंग कमीशन है। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बॉडी फॉर कंट्रीज प्लानिंग एंड डेवलपमेंट। अब हमारे देश का जो योजना बनेगा, जो विकास होगा, इसके बारे में सोचना होगा, तो उसके लिए प्लानिंग कमीशन काम करता है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा है। बट द प्लानिंग कमीशन वॉज सेट अप इन मार्च 1950, नॉट बाय एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट नॉर एज अ पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। लेकिन ये जो प्लानिंग कमीशन है, यह मार्च 1950 में आया,
बनाया गया, और ये कोई एक्ट नहीं था पार्लियामेंट में, और ना ही ये हमारे संविधान का हिस्सा बना। इट वॉज ऑल सेट अप बाई अ कैबिनेट रिजोल्यूशन। अब ये जो कैबिनेट है, जो विधानसभा होती है, ठीक है, यहाँ पे कैबिनेट में बहुत सारे मंत्री होते हैं, सदस्य होते हैं, वो लोग मिलके इसको बनाए। द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज द लेंथीएस्ट इन द वर्ल्ड। अब जो भारतीय संविधान है वह विश्व का सबसे बड़ा संविधान है। कहने का मतलब बहुत लेंथी है, इसमें काफ़ी कुछ चीज़ें लिखी हुई हैं। द ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन हैड 395 आर्टिकल्स एंड 8 शेड्यूल्स, while the Constitution of USA has only 7 articles। भारत का जो संविधान है उसमें 395 आर्टिकल्स थे और 8 शेड्यूल्स थे, और जो यूएसए द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का जो संविधान है उसमें सिर्फ 7 आर्टिकल है। आगे देखिए, अ कॉम्बिनेशन ऑफ रिजिडिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी। अब जो भारत का संविधान है, ठीक है, उसमें लचीलापन भी है, ठीक है। अब देखिए, रिजिडिटी का मतलब क्या होता है? रिजिडिटी का मतलब होता है कठोरता, ठीक है, वो कड़ा है, ठीक है, अकड़ है, वो दृढ़ है, वो बदला नहीं जा सकता। और फ्लेक्सिबल भी है, ठीक है। फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब क्या होता है? फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब होता है कि यह लचीला है, ठीक है। अब आइए इसका मतलब क्या है वो देखते हैं। द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज अ यूनिक एग्जाम्पल ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ रिजिडिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी। भारतीय संविधान जो है वह एक अनोखा उदाहरण है, क्या चीज का? कठोरता का और लचीलापन का। इस दोनों को मिलाकर यह बनाया गया है। अ कॉन्स्टिट्यूशन मे बी कॉल्ड रिजिड और फ्लेक्सिबल ऑन द बेसिस ऑफ इट्स अमेंडिंग प्रोसीजर्स। किसी संविधान को हम लोग ये कह सकते हैं कि यह कठोर है या यह लचीला है, इस आधार पर कि उसमें बदलाव किस तरह से लाया जा सकता है। इन अ रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन, अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज नॉट ईजी। अब देखिए, जहां पर कठोर संविधान होता है, दृढ़ है, वहां पर किसी भी तरह की बदलाव को करना बहुत ही मुश्किल होता है। अमेंडमेंट करना मतलब कुछ चीजें को जोड़ना, हटाना, बदलाव लाना। द कॉन्स्टिट्यूशंस ऑफ यूएसए, स्विट्जरलैंड एंड ऑस्ट्रेलिया आर कंसिडर्ड रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन। अब देखिए, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, स्विट्जरलैंड, ऑस्ट्रेलिया, यहाँ का जो संविधान है वह एक रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन, कठोर संविधान है। While the British Constitution is considered flexible because amendment procedure is easy and simple। लेकिन जो ब्रिटिश संविधान है उसको लचीला कहा जाता है क्योंकि इसमें आसानी से आप बदलाव कर सकते हैं और यह बहुत ही आसान है। The Constitution of India provides 3 categories of amendments। भारतीय संविधान जो है उसके 3 श्रेणियां हैं बदलाव के लिए, चाहे आप कुछ इसमें जोड़ें या हटाएं। The first category, amendment can be done by 2 houses of parliament, simple majority of the members present and voting before sending it for the president's assent। सबसे पहले क्या होता है, देखिए 2 हाउसेज है पार्लियामेंट का, ठीक है। उस दोनों हाउस में, ठीक है, कोई भी जो अमेंडमेंट लाना है, कोई भी कानून लाना है, उसको पारित किया जाता है। कैसे लाया जाता है? जितने भी मेंबर्स हैं वो वहाँ पे प्रेजेंट रहते हैं, वो लोग वोटिंग करते हैं। जब दोनों हाउसेस से कोई भी धारा पास हो जाती है तब वो प्रेसिडेंट के पास जाता है कि प्रेसिडेंट उसको लागू करें। इन द सेकेंड कैटेगरी, अमेंडमेंट रिक्वायर्स अ स्पेशल मेजॉरिटी। अब दूसरे कैटेगरी में जो बदलाव है, अमेंडमेंट है, उसके लिए एक स्पेशल मेजॉरिटी होना चाहिए। Such an amendment can be passed by each house of parliament by a majority of the total members of that house, as well as by the 2/3 majority of the members present and voting in each house of parliament, and sent to the president for his assent, which cannot be denied। अब देखिए, अब जो सेकंड केस है उसमें क्या हुआ कि कोई भी एक दोनों हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट में इसको पास करना है, ठीक है। तो एक में मेजॉरिटी ऑफ द टोटल मेंबर्स, अब मान लीजिए अगर एक हाउस में 100 लोग हैं तो मेजॉरिटी मतलब कम से कम 51 लोग उसको माने। अब दूसरे हाउस में भी मान लीजिए 100 लोग हैं तो 2/3 इसका चाहिए। 2/3 का मतलब क्या हुआ कि कम से कम 67 वोट्स उस पर आने चाहिए, ठीक है। उसके बाद ही यह प्रेसिडेंट्स के पास भेजा जाएगा और जो राष्ट्रपति है वो इस पर हस्ताक्षर करेंगे, सिग्नेचर करेंगे और इसको लागू करेंगे।
In the third category, besides the special majority mentioned in the second category, the same has to be approved also by at least 50% of the state legislature. अब देखिए तीसरे कैटेगरी में क्या है, सेकेंड कैटेगरी का दोनों नियम फॉलो होगा, ठीक है, साथ ही साथ जो स्टेट लेजिस्लेचर्स हैं, ठीक है, उनका भी कम से कम 50% लोग इसको मानेंगे, तब जाके वो पारित होगा। स्टेट लेजिस्लेचर्स को क्या कहते हैं, राज्य विधानसभा जो होती है। Thus, you see that the Indian Constitution provides for the type of amendments ranging from simple to most difficult procedure depending on the nature of the amendment. तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि जो भारतीय संविधान है उसमें बहुत तरह के अमेंडमेंट्स हो सकते हैं, बदलाव हो सकते हैं, एकदम साधारण से लेके बहुत ही जो कठिन बदलाव हैं उनके लिए भी यहाँ पे तरीके दिए हुए हैं कि आप उसको कैसे पारित कर सकते हैं, लागू कर सकते हैं। फिर आता है फेडरल पॉलिटी। अब देखिए इसका पहले मतलब समझिए, फेडरल पॉलिटी। फेडरल पॉलिटी का मतलब होता है संघीय विनम्रता। फेडरल मतलब जहां पे संघ होता है, संयुक्त, सब मिलकर करते हैं, ठीक है। पॉलिटी का मतलब राजनीति, संयुक्त राजनीति। इंडिया हैज अडॉप्टेड अ फेडरल स्ट्रक्चर। भारत में जो राजनीति है वो संयुक्त राजनीति के रूप में है, फेडरल नेचर का है। इन अ फेडरेशन देयर आर टू डिस्टिंक्ट लेवल ऑफ गवर्नमेंट्स। एक फेडरेशन में दो तरह के, दो लेवल ऑफ गवर्नमेंट्स होते हैं, ठीक है, सरकार होते हैं। देयर इज वन गवर्नमेंट फॉर द होल कंट्री विच इज कॉल्ड द यूनियन और सेंट्रल गवर्नमेंट। ऑल्सो देयर इज अ गवर्नमेंट फॉर ईच यूनिट और स्टेट। अब देखिए एक सरकार पूरे देश के लिए होती है जिसको यूनियन गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट कहते हैं, ठीक है, जिसको हम लोग केंद्र सरकार कहते हैं। साथ ही साथ एक सरकार होती है हर एक हिस्से के लिए, हर एक राज्य के लिए, जिसको हम लोग राज्य सरकार कहते हैं। द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका इज अ फेडरेशन वेयर एज द यूनाइटेड किंगडम ब्रिटेन हैज अ यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। अब देखिए यूएसए, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, ये एक फेडरेशन है, ठीक है, और यूके, ब्रिटेन, यहां पर यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, एक ही सरकार है। इन अ यूनिटरी स्ट्रक्चर देयर इज ओनली वन गवर्नमेंट फॉर द होल कंट्री एंड द पावर इज सेंट्रलाइज्ड। अब यूनिटरी स्ट्रक्चर में अब देखिए एक ही सरकार है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, जहां यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है वहां एक ही सरकार है, वही पूरे देश को चलाती है, उसी के पास सारा अधिकार है, सारे शक्तियां उसी के पास है। और जहां पे फेडरेशन होगा वहां पे दो सरकार होगा, एक होगा केंद्र सरकार, सेंट्रल गवर्नमेंट, जो पूरे देश को चलाएगी, उसके बाद राज्य सरकार, स्टेट गवर्नमेंट, जिसको हर एक स्टेट दिया जाएगा। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डज नॉट यूज द टर्म फेडरल स्टेट। अब देखिए जो भारतीय संविधान है वह फेडरल स्टेट ये शब्द का इस्तेमाल, ये टर्म का इस्तेमाल नहीं करती है। इट सेज दैट इंडियन इज अ यूनियन ऑफ स्टेट्स। यह कहता है कि भारत जो है वह क्या है, यूनियन है स्टेट्स का। देयर इज अ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर बिटवीन द यूनियन सेंट्रल गवर्नमेंट और द स्टेट गवर्नमेंट। अब देखिए जो शक्तियां हैं वह केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच में बांटी गई हैं। Since India is a federation, such distribution of functions becomes necessary. अब देखिए भारत क्या है, वह एक फेडरेशन के अंतर्गत आता है, तो यह जो काम को बांटा गया है यह बहुत ही जरूरी है। There are three lists of powers such as union list, state list and the concurrent list. अब तीन तरह के लिस्ट हैं शक्तियों की, एक है यूनियन लिस्ट, एक दूसरा स्टेट लिस्ट, फिर concurrent लिस्ट। These lists have been explained in the lesson 8 in detail. आगे के वीडियोस में जब हम लोग 8वें नंबर चैप्टर पे आएंगे, आप लाइन से वीडियोस पढ़ते रहेंगे, प्लेलिस्ट सेक्शन में आपको मिलेगा, तो वहाँ पे आप देख सकते हैं, इसको हम लोग और डिटेल में पढ़ेंगे। On the basic of this distribution, India may be called a federal system. अब इस आधार पर यह जो हम लोग वितरण कर रहे हैं, जो शक्तियों को अलग अलग लोगों को दे रहे हैं, अलग अलग तरह से बांट रहे हैं और देश चला रहे हैं, इसको हम लोग फेडरल सिस्टम कह सकते हैं। द सुप्रीमेसी ऑफ द जुडिशरी इज एन एसेंशियल फीचर ऑफ अ फेडरेशन सो दैट द कॉन्स्टिट्यूशन कुड बी इंटरप्रेटेड इम्पार्शियली। अब देखिए जो न्याय है, ठीक है, उसके पास सर्वोच्च अधिकार, सर्वोच्च शक्ति होनी चाहिए, ठीक है, किसी भी फेडरेशन में, ताकि जो संविधान है वह सही से चल सके।
In India, the Supreme Court has been established to guard the Constitution. भारत में सुप्रीम कोर्ट बनाया गया ताकि संविधान को बचाया जा सके, उसकी रक्षा की जा सके. However, in case of Indian federalism, more powers have been given to the union government in administrative, legislative, financial and judicial matters. हालांकि जो इंडियन फेडरलिज्म है उसमें केंद्र सरकार को, यूनियन गवर्नमेंट को बहुत ज़्यादा शक्तियां दी गई हैं. किस चीज़ में? एडमिनिस्ट्रेटिव, लेजिस्लेटिव, फिनेंशियल और जुडिशियल मैटर्स में. इनफैक्ट द इंडियन फेडरल सेटअप स्टैंड्स आउट विद सर्टेन डिस्टिंक्टिव यूनिटरी फीचर्स. अब देखिए, जो भारतीय फेडरल सिस्टम है, ठीक है, जो महासंघ है, उसका एक अनोखा विशेषता भी है. The makers of our constitution, while providing for two sets of governments at the center and in the states, provided for division of powers, favoring the central government, appointment of the head of the state government by the central government, single unified judiciary, single citizenship, indicated the unitary nature of our federalism. अब देखिए क्या बोल रहा है कि जो लोग हमारे संविधान को बनाए तो वो दो तरह के सरकार बनाए, एक, ठीक है, और एक सेंटर की है, ठीक है, एक केंद्र बनाए. केंद्र सरकार के पास ज़्यादा ताकत मिला, ठीक है, राज्य सरकार से, ठीक है. जो स्टेट गवर्नमेंट का हेड होगा, ठीक है, वो सेंट्रल गवर्नमेंट, केंद्र सरकार बनाएगा. फिर एक प्रकार का जो न्याय प्रणाली है वो पूरे देश में होगा, ठीक है. उसके बाद नागरिकता, अगर आप भारत के हैं, आप किसी भी स्टेट में रहते हैं तो आप पूरे भारत के नागरिक हैं, ठीक है. तो इसको एक यूनिटरी नेचर कहा गया फेडरलिज्म का, मतलब सब एकजुट है, चाहे वो किसी भी राज्य में. देयरफॉर इट इज सेड दैट इंडिया हैज अ काशी फेडरल सेटअप. इसलिए ये कहा जाता है कि भारत जो है वो एक काशी फेडरल सेटअप है. अब ये क्या होता है, आइए दिखाता हूं, मैं आपको समझाता हूं. काशी फेडरल, it means a federal setup where despite having two clear set of government, central and state, more powers are given to the central government. काशी गवर्नमेंट का मतलब क्या हुआ कि देखिए फेडरल सेटअप है, ठीक है, दो सरकार है, एक है सेंट्रल गवर्नमेंट केंद्र सरकार, एक है स्टेट गवर्नमेंट राज्य सरकार. लेकिन जो सेंट्रल गवर्नमेंट है केंद्र सरकार, उसको ज़्यादा शक्तियां दी गई हैं. फिर है पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी. अब देखिए डेमोक्रेसी के बारे में अभी हम आपको आगे पढ़ाए थे. पार्लियामेंट्री मतलब क्या होता है? संसद, ठीक है, संसदीय जो डेमोक्रेसी होता है, धर्मनिरपेक्षता डेमोक्रेसी का मतलब होता है. इसको और अगर सिंपल वर्ड में मैं बोलूं तो डेमोक्रेसी जनतंत्र, जहां पे जनता के हिसाब से सरकार चुनी जाती है. इंडिया हैज अ पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी. भारत में जो जनतंत्र है वो क्या है? संसदीय है. दिस हैज बीन अडॉप्टेड फ्रॉम द ब्रिटिश सिस्टम. अब ये हम लोग कहाँ से लाए थे? जो ब्रिटिशर्स का तरीका था, उनके तरह से. इन अ पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी देयर इज अ क्लोज रिलेशनशिप बिटवीन द लेजिस्लेचर एंड द एग्जीक्यूटिव. अब जो पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी होता है वहां पर लेजिस्लेचर, विधानमंडल, विधानसभा और एग्जीक्यूटिव, कार्यकारी अधिकारी, इनके बीच में बहुत ही क्लोज रिलेशनशिप होता है. द कैबिनेट इज सिलेक्टेड फ्रॉम अमंग द मेंबर्स ऑफ द लेजिस्लेचर. अब जो विधानसभा होते हैं उन्हीं से कैबिनेट बनता है, विधानसभा के सदस्यों से. द कैबिनेट इज रिस्पॉन्सिबल टू द लेटर. अब जो कैबिनेट के लोग होते हैं वह एग्जीक्यूटिव, जो लोग काम करते हैं उसके लिए वह उत्तरदायी है. In fact, the cabinet holds office so long as it enjoys the confidence of the legislature. अब देखिए जो कैबिनेट है वो तब तक अपने कार्य क्षेत्र को, ऑफिस को बनाए रखते हैं जब तक वह लेजिस्लेचर जो है उनका विश्वास जीते रहते हैं वो, ठीक है. In this form of democracy, the head of the state is nominal. अब देखिए यह जो डेमोक्रेसी का तरीका है, इसमें जो स्टेट का हेड होता है, जो सबसे ऊपर रहता है, वो नॉमिनल होता है. इन इंडिया द प्रेसिडेंट इज द हेड ऑफ द स्टेट. अब देखिए भारत में जो राष्ट्रपति होता है वह सबसे ऊपर होता है,
Constitutionally, the President enjoys numerous powers, but in practice, the Council of Ministers headed by the Prime Minister, which really exercise these powers. अब देखिए, संविधान के हिसाब से जो राष्ट्रपति होता है उसके पास बहुत सारा शक्तियां होती हैं, लेकिन जब यह प्रैक्टिस पे आता है, ठीक है, तब देखा जाता है कि प्राइम मिनिस्टर्स के जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हैं, जो प्राइम मिनिस्टर के नीचे काम करते हैं, वह इन शक्तियों का असल में इस्तेमाल करते हैं. द प्रेसिडेंट एक्ट्स एज द एडवाइस ऑफ द प्राइम मिनिस्टर एंड द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर. अब जो राष्ट्रपति है वह प्राइम मिनिस्टर और जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है उनके सुझाव पर काम करते हैं. फंडामेंटल राइट्स एंड फंडामेंटल ड्यूटीज. अब देखिए, आप भारत के नागरिक हैं या किसी भी देश के नागरिक हैं, यहां पे हम लोग भारत के बारे में पढ़ रहे हैं, तो आपकी कुछ अधिकार हैं, आपका कुछ कर्तव्य है. एवरी ह्यूमन बीइंग इज एंटाइटल्ड टू एंजॉय सर्टेन राइट्स विच इंश्योर गुड लिविंग. हर एक इंसान के पास कुछ अधिकार हैं जिससे उसको एक अच्छा जीवन मिले. इन अ डेमोक्रेसी ऑल सिटीजन्स एंजॉय इक्वल राइट्स. अब जहां पर जनतंत्र रहता है, लोकतंत्र रहता है, वहां पे हर एक नागरिक को एक बराबर का अधिकार मिलता है. द कॉन्स्टिट्यूशंस ऑफ इंडिया गारंटीज दोज राइट्स इन द फॉर्म ऑफ फंडामेंटल राइट्स. अब देखिए, जो भारतीय संविधान है वह इस बात का गारंटी देता है कि जो उसके नागरिक है उनके विशेष अधिकार हों. फंडामेंटल राइट्स आर वन ऑफ द इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. भारतीय संविधान का बहुत सारा विशेषता है, उसमें एक महत्वपूर्ण जो विशेषता है वो है फंडामेंटल राइट्स. ठीक है, जो लोग हैं, जो नागरिक हैं, उनके जो मूल अधिकार हैं, मौलिक अधिकार जिसको हम लोग कहते हैं. द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स फॉर 6 फंडामेंटल राइट्स अबाउट विच यू विल रीड इन द फॉलोइंग लेसन. अब देखिए, जो हमारा संविधान है वह 6 प्रकार के मौलिक अधिकारों के बारे में बात करता है, जिसके बारे में हम लोग आगे के वीडियोज में पढ़ेंगे. फंडामेंटल राइट्स आर जस्टिसेबल एंड आर प्रोटेक्टेड बाय द जुडिशरीज. अब देखिए, जो आपके मौलिक अधिकार हैं, ठीक है, वो कानूनी रूप में है, ठीक है, और आपके अधिकार को कानून, न्यायपालिका उसकी रक्षा करते हैं. इन केस ऑफ वायलेशन ऑफ एनी ऑफ दीज राइट्स वन कैन मूव टू द कोर्ट ऑफ लॉ फॉर देयर प्रोटेक्शन. अगर मान लीजिए कोई व्यक्ति आपके अधिकारों को आपसे छीनता है या कुछ गलत करता है, तो आप जाके उसके ऊपर केस कर सकते हैं, आप कोर्ट जा सकते हैं. फंडामेंटल ड्यूटीज वर एडेड टू आवर कॉन्स्टिट्यूशन बाय द 42nd अमेंडमेंट. जो 42वां अमेंडमेंट हुआ उसमें मौलिक कर्तव्य के बारे में जोड़ा गया हमारे संविधान में. इट लेज डाउन अ लिस्ट ऑफ 10 फंडामेंटल ड्यूटीज ऑफ ऑल सिटीजन ऑफ इंडिया. यह भारत के जितने भी नागरिक थे उनके लिए उनके 10 मौलिक कर्तव्यों के बारे में बात करता है. While the rights are given as guarantees to the people, the duties are obligation which every citizen is expected to perform. अब देखिए, जो भारतीय संविधान है वह आपको इस बात का गारंटी देता है कि आपकी ये अधिकार हैं, आपको ये चीज मिलेगा, लेकिन जो आपके कर्तव्य हैं वह आपको मानना ही होगा, हर एक नागरिक को मानना होगा. ठीक है, आप अपने कर्तव्य से पीछे नहीं हट सकते हैं. अब देखिए, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी. अब देखिए, जो राज्य का जो पॉलिसीज होता है उसका डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स के बारे में पढ़ेंगे. द डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी विच हैव बीन अडॉप्टेड फ्रॉम द आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन इज अनदर यूनिक फीचर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया. अब जो भारत का जो संविधान है, ठीक है, इसमें एक डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज का कॉन्सेप्ट है, ठीक है, जो कि हम लोग आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से लिए थे, आयरिश के संविधान से लिए थे. द डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स वर इंक्लूडेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन इन ऑर्डर टू प्रोवाइड सोशल एंड इकोनॉमिक जस्टिस टू आवर पीपल. अब यह जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल का कॉन्सेप्ट है यह हमारे संविधान में लाया गया ताकि लोगों को सामाजिक न्याय मिले और आर्थिक न्याय मिले. डायरेक्टिव प्रिंसिपल का मतलब
निर्देशक सिद्धांत, डायरेक्टिव प्रिंसिपल एम एट एस्टैब्लिशिंग अ वेलफेयर स्टेट इन इंडिया वेयर देयर विल बी नो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वेल्थ इन द हैंड्स ऑफ अ फ्यू। अब देखिए, ये जो निर्देशक सिद्धांत, डायरेक्टिव प्रिंसिपल का जो उद्देश्य बना, ये हर एक राज्य के विकास के लिए बना, ताकि भारत में जो भी राज्य हो उसमें जो पैसा है वो सिर्फ कुछ लोगों के हाथ में ना हो, सभी के पास हो। यू विल रीड अबाउट दीज प्रिंसिपल्स मोर इलैबोरेटरी इन लेसन 7। आगे के वीडियोस में जब हम लोग लेसन 7 तक पहुंचेंगे तब ये जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी जो है, जो निर्देशक सिद्धांत है, इसके बारे में हम लोग विस्तार में पढ़ेंगे। सिंगल इंटीग्रेटेड जुडिशियल सिस्टम। अब देखिए, जो हमारा जुडिशियल सिस्टम है, ठीक है, न्याय प्रणाली, ठीक है, वह सिंगल इंटीग्रेटेड है। कहने का मतलब क्या है? एकल एकीकृत न्यायिक प्रणाली। इंडिया हैज अ सिंगल इंटीग्रेटेड जुडिशियल सिस्टम। भारत में जो न्याय प्रणाली है वह एक है। द सुप्रीम कोर्ट स्टैंड्स एट द एपेक्स कोर्ट ऑफ द जुडिशियल सिस्टम। पूरे भारत में चाहे जितने भी छोटे छोटे राज्य हों, ठीक है, जितने भी स्टेट हो, भारत जो देश है उसका सबसे ऊपर, सारे कोर्ट के ऊपर सुप्रीम कोर्ट है। बिलो द सुप्रीम कोर्ट आर द हाई कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट के अंतर्गत हाई कोर्ट आता है। द हाई कोर्ट्स कंट्रोल एंड सुपरवाइज द लोअर कोर्ट्स। अब हाई कोर्ट जो लोअर कोर्ट्स है उनको नियंत्रित करता है, उनको सुपरवाइज करता है, उनके काम को देखता है। द इंडियन जुडिशरी thus stands like a pyramid with the lower courts at the base, high courts in the middle and the supreme court at the top। तो इंडियन जुडिशियल सिस्टम वो इस तरह से एक पिरामिड का है, ठीक है। इसके 3 हिस्से हैं। सबसे पहले है सुप्रीम कोर्ट, फिर हाई कोर्ट, फिर लोअर कोर्ट, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट को देखता है, हाई कोर्ट लोअर कोर्ट को, और सबसे ऊपर जो होता है वो सुप्रीम कोर्ट होता है, ठीक है। इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी। इंडियन जुडिशरी इज इंडिपेंडेंट एंड इम्पार्शियल। अब देखिए, जो भारतीय न्यायिका है, न्याय प्रणाली है, वह इंडिपेंडेंट है, ठीक है, वह स्वतंत्र है। द इंडियन जुडिशरी इज फ्री फ्रॉम द इन्फ्लुएंस ऑफ द एग्जीक्यूटिव एंड द लेजिस्लेचर। अब जो भारत का जो न्याय प्रणाली है वो एग्जीक्यूटिव हो, लेजिस्लेचर्स हो, विधानमंडल, विधानसभा, कोई भी हो, वो सबसे स्वतंत्र है। द जजेस आर अपॉइंटेड ऑन द बेसिस ऑफ देयर क्वालिफिकेशन एंड कैन नॉट बी रिमूव्ड इजिली। अब जो जज होते हैं, ठीक है, वो अपने क्वालिफिकेशंस के आधार पर चुने जाते हैं और उनको आसानी से हटाया नहीं जा सकता। यू विल रीड अबाउट द इंडिपेंडेंस ऑफ द जुडिशरी इन डिटेल इन लेसन 12। लेसन 12 जो हम लोग पढ़ेंगे आगे के वीडियोज में, तब हम लोग जो हमारा न्यायपालिका है उसका स्वतंत्रता के बारे में पढ़ेंगे कि वह कैसे काम करता है। आगे देखिए, सिंगल सिटीजनशिप। जो लोग भारत में रहते हैं, जो नागरिकता है भारत में लोगों की, वह सिंगल सिटीजनशिप के आधार पर है। एकल नागरिकता। In a federal state, usually the citizens enjoy double citizenship, as in the case in the USA। अब जो फेडरल स्टेट होता है, वहाँ के जो नागरिक होते हैं उनको डबल सिटीजनशिप मिलता है, जैसे कि यूएसए में है, अमेरिका में है। इन इंडिया देयर इज ओनली सिंगल सिटीजनशिप। भारत में सिर्फ एकल नागरिकता है। It means that every Indian is a citizen of India irrespective of the place of his or her residence or place of birth। कहने का मतलब, आप भारत के किसी भी कोने में रहते हैं, ठीक है, चाहे आपका जन्म कहीं भी हो, आप रहते कहीं भी हो, आप भारत के नागरिक हैं। He or she is not a citizen of the constituent state like झारखंड, उत्तरांचल और छत्तीसगढ़ to which he or she may belong to, but remains a citizen of India। अब आप किसी कॉन्स्टिट्यूएंट स्टेट का सिटीजन नहीं है। जैसे मैं वेस्ट बंगाल में रहता हूँ, मान लीजिए कोई झारखंड में रहता है, कोई उत्तरांचल में रहता है, कोई छत्तीसगढ़ में रहता है, कोई महाराष्ट्र में रहता है, कोई न्यू दिल्ली में रहता है, तो आप उस स्टेट के कॉन्स्टिट्यूएंट स्टेट के नागरिक नहीं हैं, आप पूरे भारत के नागरिक हैं। All the citizens of India can secure employment anywhere in the country and enjoy all the rights equally in all the parts of India। भारत का कोई भी नागरिक भारत के किसी भी हिस्से में जाकर कार्य कर सकता है, काम कर सकता है, नौकरी कर सकता है, अपने जीवन को जी सकता है, और भारत के हर एक हिस्से में भारत के नागरिक को एक समान अधिकार मिलेगा। यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइजी।
इंडियन डेमोक्रेसी फंक्शंस ऑन द बेसिस ऑफ वन पर्सन वन वोट। अब देखिए भारत का जो लोकतांत्रिक रूप है वह कैसे चलता है, एक व्यक्ति एक वोट के आधार पर। एवरी सिटीजन ऑफ इंडिया हु इज 18 years of age or above is entitled to vote in the election irrespective of caste, sex, race, religions और status। भारत का हर एक नागरिक जो कि 18 साल का है या उससे बड़ा है उसके पास यह अधिकार है कि वह इलेक्शंस में अपना वोट देगा, अपना मताधिकार देगा, चाहे वह किसी भी जाति किसी भी धर्म का हो, चाहे वो महिला हो चाहे पुरुष हो, चाहे वो अमीर हो चाहे गरीब हो, वह भारत का नागरिक है। और अगर 18 साल का है या उससे ऊपर है, उसकी उम्र 18 साल या उससे ज़्यादा है, तो वह वोटिंग देगा। द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इस्टैब्लिशेस पॉलिटिकल इक्वालिटी इन इंडिया थ्रू द मेथड ऑफ यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइजिंग। जो भारतीय संविधान है वह यह जो राजनीतिक समानता है, ठीक है, भारत में यह लागू करती है, लाती है, जिसमें यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइजी है। मतलब चाहे कोई भी व्यक्ति हो, 18 साल का हो या 18 साल से बड़ा है, तो उसके पास अधिकार है अपनी सरकार को चुनने में, मताधिकार, अपना वोट देने का। इमरजेंसी प्रोविजंस। द कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ऑल्सो foresaw that there could be situations where the government could not be run as ordinary times। अब देखिए जो संविधान बना रहे थे वह यह भी चीज देखे कि ऐसा भी परिस्थिति आ सकता है कि जो सरकार है वह अपने कार्य को पूरी तरीका से सही से नहीं कर पा रही है। टू कोप विथ सच सिचुएशन द कॉन्स्टिट्यूशन एलाबोरेट्स ऑन इमरजेंसी प्रोविजंस। अब इन सभी परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए जो संविधान बनाया गया उसमें इमरजेंसी प्रोविजंस भी लाया गया। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ प्रोविजंस ऑन इमरजेंसी। 3 तरह के प्रोविजंस हैं। इमरजेंसी कॉज्ड बाय वॉर, एक्सटर्नल एग्रेशन और आर्म्ड रेबेलियन। अब देखिए इमरजेंसी आ सकता है जब युद्ध छिड़ जाए, एक्सटर्नल एग्रेशन हो या आर्म्ड रेबेलियंस हो जाए। इमरजेंसी अराइजिंग आउट ऑफ द फेलियर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी इन स्टेट। अब देखिए राज्य में जो संविधान है जो चल रहा है ये फेल हो जाए तब इमरजेंसी आ सकती है। फिनेंशियल इमरजेंसी, आर्थिक रूप से इमरजेंसी आ सकती है। अबाउट इमरजेंसी प्रोविजंस यू विल रीड इन डिटेल इन लेसन 9। और जब आप लेसन 9 पढ़ेंगे तब आप ये इमरजेंसी प्रोविजंस के बारे में पढ़ेंगे। अब देखिए जो स्टूडेंट हमारे वीडियोस को लाइन से पढ़ रहे हैं वो अभी तक क्या क्या पढ़े हैं वो देखते हैं हम लोग। What you have learned, आपने क्या सीखा। A constitution symbolizes independence of a country। एक संविधान यह बताता है, ठीक है, कि वह जो देश है वह आज़ाद है, स्वतंत्र है। Framework and structure of the governments of a free country are provided in the constitution। अब देखिए एक आज़ाद देश में किस तरह से सरकार चलेगी, सरकार कैसे बनेगी, ये सारी चीज़ें संविधान में लिखित होती हैं। द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली प्रिपेयर्ड द ड्राफ्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बाय कीपिंग द ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन एज द बैकड्रॉप विच रिफ्लेक्टेड इन द एस्पिरेशन ऑफ द पीपल ऑफ इंडिया। अब देखिए जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनी वो संविधान को लिखे, ठीक है, ये चीज़ को ध्यान में रखते हुए कि उद्देश्य क्या है, जो उस देश के नागरिक है, भारत के जो नागरिक हैं वह क्या चाहते हैं। The framing of the constitution was completed on November 26, 1949 when the Constituent Assembly formally adopted the new constitution। अब देखिए जो लोग संविधान बना रहे थे, लिख रहे थे, वह 26 नवंबर 1949 में यह पूरा लिख दिए और ये जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है ये इस नए संविधान को लागू किए, इसको अडॉप्ट किए। The Constitution came into force with effect from January 26, 1950। 26 जनवरी 1950 में यह संविधान लागू कर दिया गया। The Constitution begins with a preamble which declares India to be a sovereign, socialist, secular, democratic republic। अब देखिए जो हमारा संविधान है वह एक प्रस्तावना से आरंभ हुआ, ठीक है, जिसमें भारत को सर्वशक्तिशाली सर्वोच्च सत्ता दी गई। सामाजिक रूप से इसमें लिखी गई इसकी समाजवाद क्या होगा इसमें। फिर सेकुलरिज्म, मतलब सारे धर्म के लोग एक जैसे हैं, सबको एक समानता मिलेगी, धर्म के हिसाब से लोगों को बांटा नहीं जाएगा। डेमोक्रेटिक रिपब्लिक बना, गणतंत्र बना, लोकतांत्रिक गणतंत्र बना।
The preamble also mentions the goal of securing justice, liberty and equality for all its citizens and promotion of national unity and integrity on the basis of fraternity among the people, assuring dignity to individual. अब जो preamble जो प्रस्तावना दिया गया उसमें ये बातों को भी ध्यान रखा गया कि सभी को एक बराबर का अधिकार मिले, सभी को न्याय मिले, सभी को आज़ादी मिले, जितने भी नागरिक हो वो सब एक समान रह सकें, भेदभाव ना हो, फिर जो देश है उसमें एकता बनी रहे, अखंडता बनी रहे, ठीक है, लोगों को उनका सम्मान मिले, उनके सम्मान की रक्षा करने की अधिकार मिले. द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हैज सेवरल डिस्टिंक्टिव फीचर्स. अब जो भारत का संविधान है इसके बहुत सारी विशेषताएं हैं. इट इज द लेंजिएस्ट कॉन्स्टिट्यूशन इन द वर्ल्ड एंड इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ रिजिडिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी. ये सारी चीज़ों के बारे में हम लोग विस्तार में पढ़े थे कि यह पूरे दुनिया का सबसे लंबा, सबसे बड़ा लिखित संविधान है और यह कठोर भी है, इसमें आसानी से बदलाव भी नहीं हो सकता, लेकिन यह लचीला भी है, इसमें बदलाव करने के बहुत सारे तरीके भी हैं. हम लोग 3 तरीकों के बारे में पढ़े थे. द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स अ काशी फेडरल सेटअप विथ अ स्ट्रॉन्ग सेंटर. अब जो हमारा संविधान है वो काशी फेडरल सेटअप के बारे में बात करता है कि देखिए 2 प्रकार के सरकार हैं, स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट, राज्य सरकार, केंद्र सरकार. तो जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, केंद्र सरकार, उसके पास ज़्यादा शक्तियां हैं. देयर इज अ क्लियर डिवीजन ऑफ पावर्स बिटवीन द सेंटर एंड द स्टेट. जो सेंट्रल गवर्नमेंट है और जो स्टेट गवर्नमेंट है उनके बीच में जो शक्तियां हैं वो बांटा गया है. The Supreme Court of India is the apex of the Court of India which will resolve the disputes between the center and the state or between the states. अब देखिए जो सुप्रीम कोर्ट है भारत में वह सबसे ऊपर में है, ठीक है, भारत का जो संविधान है उसमें, जो न्यायपालिका है उसमें, और राज्य सरकार या केंद्र सरकार के बीच में अगर कोई डिस्प्यूट होता है या राज्यों के बीच में कोई डिस्प्यूट होता है तो इसको सुप्रीम कोर्ट देखता है. इंडिया हैज़ अ पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी. भारत में पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी है. द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हेडेड बाय द प्राइम मिनिस्टर एंजॉयज द रियल पावर्स एंड इज रिस्पॉन्सिबल टू द पार्लियामेंट. अब देखिए जो हमारे मिनिस्टर्स हैं, ठीक है, जो कि प्राइम मिनिस्टर के द्वारा चलाई जाती हैं, प्राइम मिनिस्टर उनको निर्देश देते हैं कैसे क्या काम करना है, उनके पास असली शक्तियां होती हैं और वह उत्तरदायी होते हैं पार्लियामेंट में, विधानसभा में. वह जो भी काम करते हैं उनको उनका लेखा जोखा देना होता है. द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स फॉर फंडामेंटल राइट्स विच आर जस्टिसेबल. अब देखिए जो भारतीय संविधान है वह मूल्य अधिकार के बारे में बात करती है, लोगों की मौलिक अधिकार के बारे में बात करती है, ठीक है, जो कि उनका अधिकार है. 10 फंडामेंटल ड्यूटीज हैव आल्सो बीन एडेड टू द कॉन्स्टिट्यूशन. संविधान में 10 मौलिक कर्तव्यों को भी जोड़ा गया है. अब देखिए फंडामेंटल राइट्स और फंडामेंटल ड्यूटीज के बारे में हम लोग आगे के वीडियोस में पढ़ेंगे. द डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी गिव्स अ कॉन्क्रीट शेप टू द वेलफेयर कॉन्सेप्ट. अब जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स है कि जो वेल्थ है, जो पैसा है, धन संपत्ति, वो सिर्फ कुछ ही लोगों के हाथ में ना रहे, वह सभी को बराबर मौका दिया जाए, अवसर दिया जाए, और इसके बारे में भी हम लोग आगे पढ़ेंगे. और यह हर एक राज्य का विकास होने में, उसके लोगों का वेलफेयर होने में, वेलफेयर का मतलब क्या होता है, कल्याण होने में मददकारी होती है. तो अब लाइन से हमारे वीडियोस को देखते रहिए. और देखिए आपके अगर कोई भी क्वेश्चंस हो तो ऊपर हमारा व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, तो आप उसमें मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं. साथ ही साथ हमारे पेनड्राइव क्लासेस भी होते हैं. और देखिए मैं बहुत सारा वीडियोस आपके लिए बनाता हूं, बहुत हमारा भी खर्च होता है. तो अगर आपको हमारे वीडियोस पढ़ के अच्छे लगते हैं तो मैं आपसे अनुरोध करूंगा, आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप 500, 1000 जितना भी आपका समर्थ हो, आप हमें डोनेशन दे सकते हैं पेटीएम के माध्यम से, गूगल पे, फ़ोन पे, सारे माध्यम से, ताकि हमारा भी कुछ हेल्प में हो और हमें और भी प्रोत्साहन मिले ताकि हम और भी वीडियोस बना सकें. तो हमारा साथ बनाए रखिएगा. प्लेलिस्ट सेक्शन में जाइए और लाइन से वीडियोस को पढ़िए. धन्यवाद.